हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके की शुरुआत करेंगे, जो कि स्पेशली यूपीएससी और सभी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, वो साथ में डिस्कस करेंगे उस जो भी इसमें हर एक डिटेल में जाएंगे इसके क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। सेकंड है, इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। थर्ड है, इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उन्हें प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रदान की। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, या डी एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन में, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम है, तो ये सही है। सेकंड है, इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं बल्कि बंगाल प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, 1774 में। ठीक है, और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिनमें से जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन थे? सर एलिजाह एमपी। सर एलिजाह एमपी जो थे वो इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, थर्ड देखेंगे, ये भी गलत है। इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उन्हें प्रमुख कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की, ये भी गलत है, क्योंकि ये 1773 में नहीं हुआ था, बल्कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बंगाल के राज्यपाल को भारत का राज्यपाल नामित किया गया था। ठीक है, बंगाल के राज्यपाल को भारत का गवर्नर जनरल नामित कब किया गया था? 1833 चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केवल एक। ठीक है, केवल एक। यहाँ पर हमने वैसे तो सब बता दिया गया है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लेंगे। इस अधिनियम का व्यापक संवैधानिक महत्व है। ए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की। सी है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। डी है, इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जैसे कि बताया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। और ई है, इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से रोक दिया था। ठीक है, इसने कंपनी के जो भी अधिकारी थे उन्हें किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से कोई भी उपहार या रिश्वत लेने से रोक दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। सेकंड है, यह अनुबंधित सिविल सेवाओं में भारतीयों के आरक्षण प्रदान करता है। यह अनुबंधित सिविल सेवाओं में भारतीयों के आरक्षण प्रदान करता है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑप्शन में, इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी और की गतिविधियों को समाप्त किया और यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी ने जो चाय के व्यापार है और चीन के साथ व्यापार है, वो उनका जो कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, चाय और चीन पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो यह अनुबंधित सिविल सेवाओं में भारतीयों के आरक्षण प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए केवल एक। बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया और कहा था कि भारतीयों को कंपनी के अधीन कोई पद, कार्यालय और रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रावधान को बाद में निदेशक मंडल के विरोध के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, इसने
इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को समाप्त किया और एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अगर 1833 के चार्टर एक्ट की हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल किया गया? ए पिट्स इंडिया 1784, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी चार्टर अधिनियम 1833 या डी चार्टर अधिनियम 1853। तो इसमें से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल करने के लिए चार्टर अधिनियम 1833 के तहत प्रावधान किया गया है। लॉर्ड मैकाले अधिनियम के तहत नियुक्त पहले कानून सदस्य थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो हैं वो इस कानून के तहत पहले कानून सदस्य थे। गवर्नर जनरल को सभी कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त करने की भी सलाह दी थी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा। सेकंड है, संविधान सभा का गठन 1943 में क्रिप्स प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद किया गया। कथन में कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तो ये गलत है। सबसे पहले जो विचार है संविधान सभा का वो M.N. रॉय ने 1934 में दिया था। ठीक है, M.N. रॉय। सेकंड है, संविधान सभा का गठन 1943 में क्रिप्स प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद किया गया, तो ये भी गलत है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का जो है गठन का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? डी इसका राइट आंसर हो जाए, ना तो एक ना ही दो। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की। M.N. रॉय ने 1934 में भारत की संविधान सभा का विचार रखा। बाद में कांग्रेस ने इसकी मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल भारतीयों से गठित एक स्वतंत्र संविधान सभा के इस दावे को गति मिली और दिसंबर 1946 में से गठित किया गया। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक जो संविधान सभा है उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रस्ताव ने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित किया। सेकंड है, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। थर्ड है, इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी एक दो तीन। पूछा है कौन सा सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो प्रस्ताव ने संवैधानिक संरचना के जो मूल सिद्धांत और दर्शन है उनको निर्धारित किया, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया, ये गलत है। ठीक है, बल्कि शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक और दो दोनों सही है। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की। दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? दिसंबर 1946 में। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, गैर हस्तक्षेप आदि प्रमुख मूल्य आदर्श शामिल थे। इसने प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को सुरक्षित करने की मांग की। इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्र और दलित अन्य पिछड़े के लिए पर्याप्त सुरक्षा का उपाय किया गया। इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसने संविधान के
इसने संविधान को उसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से आकार दिया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।